हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पॉलिटी का आनंद ले रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग संविधान का निर्माण पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। आज हम लोग अपने भारतीय संविधान की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, वो समझेंगे। तो कहा जाता है कि भारत का संविधान बेहद ही यूनिक है, अद्वितीय है। क्यों भाई? क्योंकि भारतीय संविधान के जो तत्व है वो हमने क्या किया, बोरो किया है, उधार लिया है, उधार किया है, बोरो किया है विश्व के सभी संविधानों से। एक तो हम लोग क्या किए, जब संविधान लिखने बैठे तो विश्व में जितने भी संविधान थे उन सभी संविधानों से हमने क्या किया है, बोरो किया है उसको। उसके बाद हमने क्या किया है, जब संविधान लिख लिया, लिखने के बाद भी हमने अपने जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए, संशोधन करके। परिवर्तन किए कैसे बाबू? संशोधन करके, संशोधन करके, राइट। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो हम लोग 1976 में किए। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारा भारतीय जो संविधान था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया और बड़ी ज़्यादा संख्या में परिवर्तन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसलिए ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव किए थे संविधान में, राइट ना। फिर अब यहाँ पे आ रहा है संविधान में परिवर्तन करते हैं, संशोधन करके। तो एक मामला है, थोड़ा सा उस मामला को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। वो मामला है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट में 1973 में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन संसद जो है संविधान में जब संशोधन करेगी तो वह मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में शामिल नहीं था, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है, इजाद है, आविष्कार है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताती रहती है कि ये मूल ढांचा का हिस्सा है, ये मूल ढांचा का हिस्सा है। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्ष क्या है, मूल ढांचा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट ही बता दिया कि ये चीजें हैं ना, वो मूल ढांचा है। तो संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को नहीं, मूल ढांचा को आप संशोधित नहीं कर सकते, राइट ना। तो ये था इंट्रो। आइए हम चलते हैं अपने संविधान की विशेषता को समझने के लिए। तो सबसे पहले आइए, पहला विशेषता है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूरे जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे बड़ा, सबसे लंबा कहीं का संविधान है तो अपना लवली कंट्री इंडिया का है, भारत का सबसे लंबा संविधान, राइट ना। देखिए, संविधान को ना दो भागों में आप बांट सकते हैं। किस आधार पे? कि वो संविधान लिखित है कि नहीं लिखित है। जैसे कि आइए, एक संविधान हो सकता है लिखित और एक संविधान हो सकता है अलिखित ना। जैसे आप पूछेंगे कि कहाँ का संविधान लिखा है, अपना भारत का संविधान लिखा हुआ है। अमेरिका का एग्जाम्पल देख लीजिए,
यूएसए, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अलिखित कहाँ का संविधान है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। अब आपके मन में डाउट हुआ होगा कि यार ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, वहां भी संविधान की बातें लिखित है, लेकिन जानते हैं समस्या क्या है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में। जैसे अपना भारत का संविधान सारा एक जगह लिखा हुआ है, वैसे नहीं है। ब्रिटेन के जो संविधान की बातें वो लिखित है, लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, एक जगह कोडिफाइड नहीं किया गया, उन सभी को एक जगह लिखा नहीं गया, इसलिए उसको न अलिखित के कैटेगरी में डाल दिया गया है। समझे ना? यहां ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के जो संविधान की बातें लिखित नहीं है, लिखित हैं, लिखित हैं, लेकिन उनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ, एक जगह कोडिफाई नहीं हुआ, बल्कि वो अलग अलग डॉक्यूमेंट में है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में है। राइट ना? इस बात को समझिएगा। तो इसको डाल दिया गया किस में? ब्रिटेन वाला को डाल दिया गया अलिखित में। राइट? जब हमने अपने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, आप लोग को याद होगा, पिछला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें कितना था? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची ना, और 22 भाग में। कितने भाग में? 22 भाग में। वर्तमान में क्या है कि 450 के आसपास, ठीक है ना, अनुच्छेद हो गया है, 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूची हो गई है, राइट ना, और एक प्रस्तावना तो पहले से है ही। तो इसका मतलब 8 तो पहले से था, 12 अनुसूची हो गई, मतलब 4 अनुसूची नया जोड़ा गया है, 9, 10, 11, 12, ठीक ना। तो हम लोग समझे क्या, हिंदुस्तान का संविधान सबसे लंबा है, दुनिया में सबसे बड़ा कहीं का संविधान है तो कौन है? भारत का संविधान है। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। राइट ना? तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार भारत का संविधान इतना बड़ा है कि पूरा दुनिया में सबसे बड़ा है, आखिरकार क्यों है? भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों बना? तो उसके भी कारण है, ठीक है ना। 4 कारण है। कितने कारण हैं? 4। उन चारों कारण को आप लोग प्यार से समझिए। और मैं आप लोग से पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, समझते चलिए, दोनों काम साथ चलेगा, ठीक ना। राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही क्यों है? क्या कारण है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? तो पहला आंसर, ठीक है ना, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण। अब आप समझना चाहेंगे भौगोलिक कारण क्या है। आप अपने भारत का भूगोल देखिए, भारत का विस्तार देखिए। भारत बहुत बड़ा देश है, राइट ना, बहुत बड़ा देश है। एक तो भारत का विस्तार अधिक है, दूसरा भारत जो है विविधताओं का देश है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, भारत के विस्तार को, भारत के विविधता को, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, राइट ना, संविधान को लिखा गया है। देखिए ना, विविधता क्या है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जनजातियां रहती है, राइट ना। तो पहला कारण है संविधान के बड़ा होने का कि यहाँ विविधता है, विस्तार है, भौगोलिक कारण है। दूसरा कारण समझिएगा, दूसरा कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐतिहासिक कारण क्या है? अंग्रेज भारत पे राज किए थे और भारत को चलाने के लिए बहुत सारे वो अधिनियम लेकर के आए थे। उसमें से एक अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान पर सबसे अधिक किसी का प्रभाव है तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। हमने क्या किया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे चीजों को कॉपी किया है, बहुत सारे बल्क में अपनाया है। यानी सबसे ज्यादा प्रभाव संविधान पर, सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935। राइट ना। 2 कारण समझ गए। अच्छा, इन 2 कारणों से
हमारा भारत का संविधान बहुत बड़ा बन गया। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण समझिए और चौथा कारण समझिए, ठीक ना। तीसरा कारण यह है कि हम लोग 2 क्लियर कर लिए, भौगोलिक कारण समझ लिए, ऐतिहासिक कारण समझ लिए, राइट ना। तीसरा कारण है हमारा तीसरा प्रभाव समझने जा रहे हैं कि आखिरकार भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है। तो तीसरा कारण है कि राज्यों और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, एक ही संविधान। यानी कि अभी वर्तमान में जितने भारत में जितने राज्य हैं और हमारा जो केंद्र, उन सब के लिए एक ही संविधान लिखा गया। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है, राइट ना। तो एक ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था, राइट ना, वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था और इसको आर्टिकल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में, ठीक है ना, ये जो आर्टिकल 370 का प्रयोग करके आर्टिकल 370 से जो विशेष दर्जा प्राप्त था वो खत्म कर दिया गया, राइट ना। तो तीसरा कारण समझ लिए कि राज्यों और जो केंद्र है उनके लिए एक ही संविधान है, ये तीसरा कारण है बड़ा होने का। और चौथा कारण समझ लीजिए, जो संविधान सभा था ना, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ का प्रभुत्व था, हेजमेनी था। यानी संविधान सभा में मैक्सिमम जो थे वो सब क्या थे? कानून के ज्ञाता थे, कानून विशेषज्ञ थे, ठीक ना। इसलिए उनका भी प्रभाव इसमें दिखता है। तो ये 4 कारण था जिसके तहत भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया, राइट ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की विशेषता, जिसमें से पहला विशेषता क्या है बाबू? भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसका दूसरा विशेषता हम लोग समझने जा रहे हैं। दूसरा विशेषता क्या है कि भारत के जो संविधान के तत्व हैं वह विभिन्न स्रोतों से विहित है। विहित इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझिए, हमने अपने संविधान में जो कुछ लिखा है, पहले क्या किया, दुनिया के संविधान को, इस दुनिया में जितने भी संविधान थे उन सबको पढ़ने के बाद खंगाला, जो अच्छी चीजें थे उसको हमने क्या किया, अपने संविधान में क्या किया, शामिल किया। तो वही है कि विभिन्न स्रोतों से हमारा संविधान जो है भरा पड़ा हुआ है। विभिन्न देश के संविधान से हमने तत्वों को लिया और संविधान में लिख दिया। तो जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो कहते हैं कि भारत का जो संविधान है ना वो उधार वाला बैग है, यानी इसमें सारी चीजें उधार पे लिया गया है। तो अंबेडकर जवाब दिए कि देखिए हमने पहले क्या किया, बहुत ही वर्चस्व के साथ जवाब दिए। और अंबेडकर क्या बोलते हैं कि देखिए हमने पहले दुनिया के संविधान को खंगाला, ठीक है ना, उसकी फिर अच्छी अच्छी बातें निकाला और उन अच्छी बातों को क्या किया, हिंदुस्तान के संविधान में शामिल किया, राइट ना। तो आइए कुछ बात बताते हैं कौन चीजें कहां से ली गई है। जैसे देखिए मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। बहुत सारे प्रावधान हैं जो हमने अलग अलग देशों से लिया है, वो मैं एक अलग लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आज बस मुझे समझाना है कि हमारे जो संविधान के तत्व बहुत अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। तो ये दूसरा बात है कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से क्या है, विहित है। तीसरा, आइए तीसरा समझते हैं। देखिए संविधान 2 तरह से हो सकता है। पहले आप लोग पढ़ते हैं संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। फिर देखिएगा अब हम समझ जा रहे हैं संविधान 2 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि वो संविधान क्या है, लचीला है, ठीक ना। एक हो सकता है कि वो संविधान क्या है, कठोर है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये लचीला का मतलब क्या है, कठोर का मतलब क्या है। तो देखिए लचीला का मतलब क्या है, कठोर का मतलब क्या है। देखो
कठोर संविधान उसे कहते हैं जहां पर संशोधन की जो प्रक्रिया है, कठोर संविधान उसे कहेंगे जहां पर संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया होगी। क्या होगी? विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया होगी। यानी वहां के संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहेंगे तो आपको एक विशेष प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान कठोर है, राइट। अब हम लचीला का अर्थ समझने जा रहे हैं। लचीला का मतलब क्या है? लचीला का मतलब यह है कि जिस तरह आम कानून, जिस तरह सामान्य कानून का निर्माण होता है ना, सामान्य कानून का निर्माण, ठीक उसी तरह संविधान का संशोधन हो जाएगा, संविधान का संशोधन हो जाएगा। मतलब इसमें कोई विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, राइट ना। तो संविधान समझ गए, कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। तो हमको यह समझना है कि भारत का संविधान कैसा है। तो देखिए, भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जिनको संशोधित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कठोर प्रावधान है, राइट ना। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जिस तरह सामान्य कानून का निर्माण होता है ना, ठीक उसी तरह उसका संशोधन किया जा सकता है। यानी भारत के संविधान में लचीला वाला प्रावधान भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर दोनों का मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिश्रण है, राइट ना। दोनों का क्या है? मिश्रण है। लचीला प्रावधान भी है और कठोर प्रावधान भी है, राइट ना। तो हमने अभी 3 विशेषता पढ़ लिया। आइए हम अब अगला विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, चौथी विशेषता, ठीक ना। आइए समझिए चौथी विशेषता क्या है। चौथी विशेषता थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से। चौथी विशेषता संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय लक्षण। हम इसको समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप समझिए। चौथा विशेषता यह है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय लक्षण। मतलब क्या? कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था लागू करता है, संघीय व्यवस्था लागू करता है। यानी भारतीय संविधान किसकी बात करता है? संघीय व्यवस्था की बात करता है। अब आप समझेंगे कि कुछ आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि संघीय व्यवस्था क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, अपने भारतीय संविधान में संघीय लक्षण कौन कौन है। संघीय लक्षण याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन संघीय लक्षण है। हमारे संविधान को जब आप देखिएगा तो उस संविधान के अंदर ना संघीय लक्षण दिखाई देगा, जैसे कि 2 सरकार। अब आपके मन में आ रहा होगा ये 2 सरकार कौन है? एक केंद्र में सरकार है और एक राज्य में सरकार है, तो 2 सरकार, राइट ना। फिर क्या होगा? लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान। देखिए हिंदुस्तान का संविधान क्या है? लिखित है। तीसरा देखिएगा कठोर संविधान, कठोर संविधान अभी मैंने आपको बताया। देखिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो कठोर भी हैं। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, हिंदुस्तान में संविधान सर्वोच्च है। चौथा, ठीक ना, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, राइट ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर द्विसदनीयता, द्विसदनीयता। अब आपके मन में उठ रहा होगा ये द्विसदनीयता क्या है? देखिए संसद में लोकसभा भी और राज्यसभा भी, 2 सदन है कि नहीं है। तो ये जो है संघीय लक्षण है जो हमारे संविधान में मौजूद है। यानी भारतीय संविधान कैसा व्यवस्था लागू करता है? संघीय व्यवस्था करता है, राइट ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय संविधान में केवल संघीय लक्षण है। भारतीय संविधान में गैर संघीय लक्षण है,
एकात्मक लक्षण है, एकात्मक लक्षण या गैर संघीय लक्षण। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि एकात्मक लक्षण या गैर संघीय लक्षण कौन है। आप खुद बताइए, एक संविधान है कि नहीं है, एकल संविधान है कि नहीं है, केंद्र और राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान है कि नहीं है, तो ये ना गैर संघीय लक्षण है। ठीक है, एकल संविधान। दूसरा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। हिंदुस्तान में हम लोग भारत के नागरिक है, बस राज्य के नागरिक नहीं है, तो एकल नागरिकता है। तीसरा देखिएगा लचीला संविधान। हमने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत आसानी से संशोधित किए जा सकते हैं, लचीला संविधान। चौथा आपातकाल प्रावधान, आपातकाल प्रावधान, आपातकाल प्रावधान। पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। ये सब कौन सा लक्षण है, गैर संघीय लक्षण। फिर आइए देख लीजिए, तो ये सब जो है ना, ये सब जो गैर संघीय लक्षण है जो भारतीय संविधान में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं। और एक और है सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, यानी भारत का संविधान जो है ना वो केंद्र को बहुत ही पावरफुल बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, एक एग्जांपल ले लीजिए। 7वीं अनुसूची में जो विषयों का बंटवारा है वो केंद्र को ज़्यादा दिया गया है और राज्यों को कम दिया गया है, और जो महत्वपूर्ण विषय है वो केंद्र को दिया गया है। समझ रहे ना, यानी केंद्र को क्या बनाया गया, पावरफुल बनाया गया है। तो ये जो है ना, ये सब गैर संघीय लक्षण है। तो इससे तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत के संविधान जो है वो किसकी ओर झुकाव करता है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय लक्षण भी मौजूद हैं। तो ये चौथा विशेषता है हमारे संविधान का। तो एक वर्ड आया यहाँ पर संघीय, क्या आया, संघीय। आइए इस वर्ड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये संघीय का मतलब क्या है। आइए संघीय समझते हैं, राइट ना। तो देखिएगा, जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, ठीक ना, जब आप भारतीय संविधान को खोलेंगे पढ़ेंगे तो पूरे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द नहीं लिखा मिलेगा, संघीय शब्द लिखा नहीं मिलेगा, लिखा नहीं मिलेगा। पूरे संविधान में आप उठा के पढ़ लीजिएगा, पूरा संविधान में कहीं भी संघीय शब्द लिखा नहीं मिलेगा। फिर आप बोल रहे हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं कि संघीय व्यवस्था की बात करता। हाँ, भारत के संविधान में संघीय लक्षण मौजूद है, लेकिन ये शब्द लिखा नहीं गया। कैरेक्टर है लेकिन इस वर्ड का मेंशन नहीं है, कहीं भी ये वर्ड लिखा नहीं गया है। बल्कि देखिए अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, ध्यान दीजिएगा, इसको समझाने जा रहा हूं। अनुच्छेद 1 जो है ना, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका 2 अर्थ निकलता है। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि भारत जो है, भारत राज्यों के बीच, भारत जो है राज्यों के बीच किसी समझौते का, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा, ये क्या लिख दिए सर कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसको समझने के लिए अमेरिका की कहानी समझिए। आज जो आप बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले अमेरिका नहीं था, बल्कि वहां पर स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, ठीक है ना, अलग अलग राज्य हुआ करते थे। वो सभी राज्य आपस में समझौता किए और मिलकर के अमेरिका को बनाए थे। अमेरिका पहले नहीं था, बल्कि वहां के अलग अलग राज्य जो थे ना वो मिल करके, ठीक है ना, कमिंग टुगेदर है, मिल करके अमेरिका का निर्माण किए, राइट। यानी पहले से अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था, राज्य एग्जिस्ट करते थे, राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बनाया। लेकिन हिंदुस्तान के मामले में अलग है, भारत एग्जिस्ट करता था, भारत अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया। यानी राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया, बल्कि भारत ने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य का निर्माण
किया। अब बात समझ में आया कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा बात, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ये दो अर्थ है किसका? भारत राज्यों का संघ होगा उसका दो ये अर्थ था, ठीक है ना। और कहीं भी संघीय शब्द का मेंशन नहीं है। तो इस वर्ड को मैं एक समझाता हूं कि आप संघ और संघीय में क्या डिफरेंस समझते हैं, ठीक है ना। उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि ये सब लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आप लोग समझते चलिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। आइए इस वर्ड का मतलब समझते हैं। एक वर्ड आया यहां पर क्या? संघ। एक वर्ड यहां पर क्या आया? संघीय। संघीय शब्द कहीं संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन संघ शब्द लिखा है, अनुच्छेद 1 में ही लिखा है। तो इन दोनों वर्ड का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप लोग पॉलिटी का मजा ले रहे होंगे। आइए देखिए, संघ और संघीय, राइट ना, ये है यूनियन, ये है फेडरेशन। देखिए होता क्या है, बहुत सारे राज्य मिल करके एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करेंगे। एक राजनैतिक इकाई का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। और वो कैसी होगी? केंद्रीकृत होगी, केंद्रीकृत सरकार होगी। यानी वहां जो सरकार होगी वो केंद्रीकृत होगी और वो क्या करेगी? पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, राइट ना। और इस संघ वाला व्यवस्था में, ये जो व्यवस्था है, इसमें राज्यों को उतना छूट, उतनी स्वायत्तता नहीं रहेगी, ऑटोनॉमी, ठीक है ना, नहीं रहेगी। राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या? मतलब उनके पास उतनी शक्तियां नहीं रहेंगी, ठीक ना। ओके, लेकिन ये देखिए संघीय व्यवस्था में क्या है, इसमें भी बहुत सारे राज्य मिल करके एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करेंगे, लेकिन ये बहुत चालाक है। जब संघीय बनाएंगे राज्य ना, तो बहुत चालाक है। वो क्या करेंगे? अपना पूरा पावर नहीं देंगे, बल्कि कुछ पावर अपने पास रख लेंगे और कुछ ही शक्ति वो केंद्रीकृत सरकार को देंगे, केंद्रीकृत सरकार को देंगे, राइट ना। अपनी पूरी शक्तियां नहीं देंगे। जब पावर देने की बात आएगी, इसमें क्या था, ये यहां क्या था, ये पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे। यहां राज्य को इतना छूट नहीं है, स्वायत्तता नहीं है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, राज्य अपना कुछ ही पावर दिया है और कुछ पावर अपने पास रखा है। इसका मतलब क्या कि यहां राज्य को ज्यादा ऑटोनॉमी है, ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त है, ज्यादा फ्रीडम है, समझ रहे हैं, ज्यादा पावर है। तो ये बेसिक डिफरेंस था संघ और संघीय में। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से आगे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।